हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपने तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के ज़रूर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोगों को लगे कि थ्योरी आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, देखिए अगर आप लोग अभी से थ्योरी कंप्लीट करते हैं ना, तो आप लोग का सीटेट हुआ, एसएसटी का पेपर बहुत हार्ड होता है। देखिए आपके सीटेट में रिजल्ट सबसे कम बनते हैं ना, तो आपके एसएसटी के बनते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का एसएसटी यहाँ पे नींव आप लोग मजबूत कर लिए ना, मैं श्योरली बोल रही हूँ आप लोग को बिल्कुल टफ नहीं लगेगा सीटेट, ठीक है। तो अगर आप लोग को लगे कि सच में थ्योरी आप लोग को कंप्लीट करना चाहिए, तो ये वीडियो कंप्लीट आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और हम देखिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैंने पढ़ाई करी है, थ्योरी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे हर एग्ज़ाम के लिए। और आगे के भी हर आगे के टीचिंग एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं ना, उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप लोग को लगे कि सच में थ्योरी आप लोगों को कंप्लीट करना चाहिए, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और हाँ, अभी पीएनपी रेस्ट कर रही है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब सॉलिड आप लोगों के पास नोटिस तो मिला नहीं है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा ही होगा। हाँ, तो अभी आप लोग अगर चाहें तो थ्योरी कंप्लीट करके आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और आप लोग को आज का फर्स्ट है थ्योरी आपके एसएसटी का, ठीक है। राजन सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड कराया है। हम सोचते हैं कि पहले थ्योरी हो जाए ना, तो उससे राजन सीरीज हुआ, पवन सीरीज हुआ, आप लोग को सॉल्व करते देर नहीं लगेगा। तो इसलिए ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को उसके बाद लगे कि वीडियो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरे देखिए, मौर्य साम्राज्य पहले आता है। इसमें मुख्य कौन कौन होते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन करके आता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य पर, बिंदुसार पर और अशोक पर। और यही दो तीन जो राजा है ना मौर्य साम्राज्य के, सबसे ज़्यादा मतलब आपके यहाँ डीएलएड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक टॉपिक क्लियर करते चलिएगा। परिचय किसका, यहाँ पे जो प्रमुख आप लोग के लिए शिक्षण बिंदु दिया है, परिचय देगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, मेगास्थनीज के बारे में बताएगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, अशोक थे। प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो अगर आप लोग पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहते हैं, तो ये सारी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य एक नए युग का क्रमबद्ध प्रारंभ करता है। मौर्य साम्राज्य के उदय के पूर्व भारत असंख्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मौर्यों ने एक केंद्रीभूत शासन व्यवस्था स्थापित करी थी, जो आज भी समयानुकूल परिवर्तनों के साथ विद्यमान है। इस वंश के प्रमुख शासक जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे और अशोक थे, ठीक है। जो आपके मौर्य साम्राज्य था, उदय के पूर्व ही भारत में असंख्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मौर्य ने एक केंद्रीभूत शासन व्यवस्था को स्थापित करी थी, जो आज भी आपके समय के अनुकूल जो है परिवर्तन के साथ भी अभी भी विद्यमान है। इनमें तीन राजाओं का उल्लेख मिलता है, कौन कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आपके अशोका का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इनके बारे में चलिए जान लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। उसके संबंध में डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत में राजनीतिक गगन मंडल में एक नया सितारा निकला, जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म लगभग आपके 345 ईस्वी पूर्व मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शाक्यों की एक शाखा थे। देखिए ये जो डेट दे रहा है ना, आप लोग कुछ देर के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाइएगा, लेकिन इनका ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए एक नंबर पे आप लोग को एक नंबर दिलाने का काम करता है ये सारे जितने भी आप लोग को डेट मिलेंगे, ठीक है। तो 345 इनका जन्म जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का 345 ईस्वी पूर्व मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शाक्यों की एक शाखा मानी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था। उसका साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था।
चंद्रगुप्त के विषय में जानने के मुख्य स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका मानी जाती है। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने में समस्त भारत के राजनीतिक आपके जो सूत्र थे उनमें बांधे थे, और मतलब उनकी वजह से जो जानकारी मिली थी। और देखिए उनका साम्राज्य जो था पश्चिम से हिंदू कुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी जो था तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक इनका विस्तृत था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका मानी जाती है। देखिए ये 1 नंबर में जरूर क्वेश्चन में हर राजन सीरीज में और पवन सीरीज में हर साल पूछा है। ठीक है, तो ये टॉपिक एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका है। ठीक है, और ये जो है उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था, तो आप याद करिएगा कि पश्चिम से हिंदू कुश पर्वत और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। ठीक है, चंद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या क्या थी, तो चंद्रगुप्त तथा चाणक्य एक विशाल संगठित केंद्रीय भूल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चंद्रगुप्त ने निम्नलिखित प्रदेशों पर विजय भी करी थी। कौन कौन सा था, यहाँ पे देखिए पंजाब पर विजय करी थी उसने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजय पंजाब से आरंभ करी। पंजाब को अपने अधिकार में करने के उपरांत सिकंदर जो है भारत से चला गया। उसकी मृत्यु के उपरांत जो भारतीयों ने यवनों के विरुद्ध विप्लव आरंभ किया, विप्लव मतलब उपद्रव आरंभ किया। उसने यूनानियों को पंजाब से बाहर निष्कासित करना आरंभ किया, निकालना आरंभ करा। और 316 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जो देखिए यहाँ ये जो डेट दे रहा है ना, बिल्कुल एक पॉइंट ध्यान से देखते चलेगा। 316 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कब, तो 316 ईस्वी पूर्व में। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, मगध राज्य पर विजय, सेकेंड इनका पंजाब पर विजय, फिर मगध पर विजय। तो मगध पर अब चंद्रगुप्त ने नंदों का विनाश कर मगध साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान कर दिया। नंद राजा घनानंद युद्ध में मारा गया और चाणक्य ने 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। देखिए अब चंद्रगुप्त जो है पंजाब को जीत के आता है, फिर मगध पर आता है। ठीक है, तो जब मगध पर आएंगे तो नंदों का विनाश करेंगे, मगध साम्राज्य पर अपना राज्य को स्थापित करेंगे, और फिर क्या करेंगे, घनानंद को युद्ध में, नंदराज जो है घनानंद को युद्ध में मार देगा। और चाणक्य जो है 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया, जो चाणक्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। ठीक है, तो घनानंद इनके दुश्मन थे। अभी आप लोग अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, नंद के वंश थे, नंदों के वंशज थे आपके घनानंद। ठीक है, मगध मलय केतु के विद्रोह का दमन, अब यहाँ पे थर्ड आते हैं। तो मगध पर विजय करने के पूर्व ही चंद्रगुप्त ने पर्वत के साथ मैत्री कर ली, जो हिमालय पर्वत के कुछ जिलों में शासन कर रहा था। मगध पर जिस समय चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई, उसके बाद ही पर्वतक की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जो था मलय केतु राजा हुआ। मलय केतु मुद्रा राक्षस नाटक से हमें पता चलता है कि मलय केतु ने नंदराज के मंत्री राक्षस तथा 5 अन्य सामंतों की सहायता से चंद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। और परंतु चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य ने अपनी कूटनीति द्वारा विपक्षियों में फूट उत्पन्न करी और मलय केतु ने विवश होकर चंद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर ली। यहाँ पे मलय जो केतु होता है वो अब चंद्रगुप्त का अधीनता स्वीकार कर लेता है। बहुत डीपली यहाँ पे नहीं पूछेगा, तो ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत डीपली नहीं पूछेगा। ठीक है, अब ये दक्षिण का विजय जरूर क्वेश्चन में आता है आप लोगों के। तो दक्षिण भारत पर विजय, तो उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी अपनी विजय पताका फहराने का साहस किया। महाक्षत्र रुद्रदामन की जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है, रुद्रदामन एक राजा थे और उनका अभिलेख जो है जूनागढ़ में है। तो वही बोल रहा है कि जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार था और संभवतः 303 ईस्वी पूर्व में मालवा उसके अधिकार में आया और पुष्यगुप्त वैश्य राष्ट्रीय वहाँ के प्रबंध के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण देखिए ये जो टॉपिक है बहुत डीपली आप लोगों से यहाँ पे नहीं पूछेगा, लेकिन ये आप लोगों से ज़रूर पूछेगा सुदर्शन झील किसने निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील आपके पुष्यगुप्त वैश्य राष्ट्रीय वहाँ के प्रबंधक थे।
सुदर्शन सी झील का निर्माण करवाया था। इससे यह निश्चित होता है कि मालवा तथा काठियावाड़ उसके राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर क्लियर आपकी पुष्यगुप्त, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। अब यहाँ देखिए आप लोग एक चीज़ और, सेल्यूकस के साथ इनका संघर्ष होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, तो इनका अंतिम संघर्ष यहीं पर होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है अंतिम संघर्ष है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया और युद्ध में सेल्यूकस को विफलता का आलिंगन करना पड़ा और जय लक्ष्मी चंद्रगुप्त को ही प्राप्त हुई। जो आपकी जय लक्ष्मी थी वो चंद्रगुप्त को प्राप्त होती हैं और सेल्यूकस जो होता है वो मतलब हार जाता है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रगुप्त जो है अंतिम संघर्ष इनके सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ होता है 305 ईस्वी पूर्व, जिसमें जो है सेल्यूकस हार जाता है और जो जय लक्ष्मी होती हैं वो चंद्रगुप्त को प्राप्त होती हैं। अतः सेल्यूकस जो होता है संधि करने के लिए विवश हो जाता है। इस संधि की 4 शर्तें थी, क्या क्या थी? तो वर्तमान अफगान तथा बिलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को भेंट करा और दूत विनिमय हुआ, जिनके फलस्वरूप यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आया और चंद्रगुप्त की इस विजय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त के साम्राज्य की एक निश्चित वैज्ञानिक सीमा निर्धारित करी गई, जो कि उसके साम्राज्य का विस्तार अब हिंदुकुश पर्वत तक हो गया था। देखिए यहाँ पे जो है सेल्यूकस जो होता है संधि कर लेता है। यहाँ पे वो क्या क्या मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार करता है, जो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो उसमें 4 शर्तें थी, क्या क्या थी? तो वर्तमान में जो आपका अफगान है और बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रवेश जो है खैबर दर्रे से हिंदुकुश पर्वत तक फैला था, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिया, ठीक है। जो अभी आप लोग पहले पढ़े हैं, तो हिंदुकुश पर्वत तक इसका राजस्व था फैला हुआ था, जो खैबर दर्रा तक था, और किसने दिया था? तो आपके सेल्यूकस ने दिया था। तो यहाँ से आप लोग का 2 से 3 नंबर तो क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो होता है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। यह गंगा एवं सोन नदियों के तट पर बसा हुआ है। यह नगर 9.5 मील लंबा तथा 1.25 मील चौड़ा है। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त के राजभवन पाटलिपुत्र नगर में बने हुए थे। राजभवनों के चारों ओर सुंदर उद्यान तथा सरोवर बने हुए थे। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के बारे में लिखा कि नगर का प्रबंध 30 सभासदों की एक समिति द्वारा होता था। यह समिति 6 उप समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति अलग अलग कार्य देखती थी। पहली समिति जो थी कला कौशल के लिए थी, दूसरी विदेशियों की देखभाल के लिए थी, तीसरी जन्म मरण का हिसाब रखती थी, चौथी व्यापार का प्रबंधन करती थी, पांचवी जो थी व्यापारियों के वस्तुओं का क्रय विक्रय, छठी आपका चुंगी वसूल करती थी और सामूहिक रूप से नगर की समितियों के सदस्य नगर की सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। देखिए यहाँ तक एक एक टॉपिक अगर आप लोग का क्लियर हो रहा, देखिए हम रिवाइज करते चलते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी आगे दिक्कत ना हो। देखिए बोलता क्या है यहाँ पे, मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज के अनुसार जो पाटलिपुत्र है भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो गंगा नदी है और सोन नदी है उसके तट पर आपका बसा हुआ है क्या? तो आपके पाटलिपुत्र। यह नगर जो है आपके 9.5 मील लंबा तथा 1.25 मील चौड़ा है, ठीक है। उसने लिखा है इसमें कि चंद्रगुप्त के राजभवन पाटलिपुत्र नगर में बने हुए, राजभवन के चारों ओर जो है सुंदर सुंदर उद्यान सरोवर बने हुए। पाटलिपुत्र की जो शासन व्यवस्था के बारे में बताया अभी कि जो इसमें प्रबंध जो होते हैं 30 सभासदों की एक समिति द्वारा होता है। यह समिति जो होती है 6 उप समितियों में विभक्त होती है और प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति जो होती है अलग अलग कार्य करती है। पहली समिति आपकी कला कौशल के लिए, दूसरी विदेशियों की देखभाल के लिए, तीसरी जन्म मरण के हिसाब के लिए, चौथी जो है आपके व्यापार के प्रबंधन के लिए, पांचवी व्यापारियों के वस्तुओं के लिए और क्रय विक्रय के लिए और छठी जो है आपकी चुंगी वसूल करती है। तो सामूहिक रूप से जो है नगर की समितियों के सदस्य नगर की सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अब मौर्य प्रशासन देख लीजिए। यहाँ तक अगर आप लोग का क्लियर हुआ हो तो देखिए, अगर आप लोग नोट्स बनाते चलते हैं ना तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। वैसे चलिए
मौर्य प्रशासन क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक महान विजेता माने जाते हैं। साम्राज्य संस्थापक होने के साथ साथ एक अत्यंत कुशल शासक भी रहा था। उसने शासन की जानकारी हेतु दो प्रमुख साधन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा यूनानी लेखकों के विवरण। अर्थशास्त्र जो होता है उसमें राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य ग्रंथ माना गया है। और मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है यह इसका भी बहुत महत्व। तो इसमें है क्या कि यह ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है, परंतु जिन यूनानी लेखकों ने इस पुस्तक के आधार पर अन्य ग्रंथों की रचना करी है उनकी रचनाओं से पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। मौर्य शासन प्रबंध का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। क्या क्या था देखिए, क्लास आप लोग का लंबा होगा, ठीक है। वैसे चलिए केंद्रीय शासन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो केंद्रीय शासन होता है, पहला जो आपके इंडिका में केंद्रीय शासन है कैसा है ये भी देख लीजिए। तो चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एक तांत्रिक थी जिसमें सम्राट ही संपूर्ण शासन का प्रधान था। जैसे एक राजा ही वहाँ, मतलब एक तंत्री, आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे आप लोग वैदिक कालीन में एक मतलब टीचर सेंटर्ड था एजुकेशन, वहाँ यहाँ पे राजा का बस चलता था, ठीक है। तो एक तांत्रिक आपकी व्यवस्था थी जिसमें सम्राट ही संपूर्ण शासन का प्रधान था। राज्य में उसी का अनुशासन एवं नियंत्रण रहता था। राजा प्रजा को अपनी संतान समझता था और उनके सुख दुख के लिए उत्तरदायी समझा जाता था। इसके लिए उससे कानून निर्माण, शासन, न्याय तथा सेना की सुव्यवस्था करनी पड़ती थी। शासन के कार्यों में राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। सम्राट 5 प्रमुख विषयों पर मंत्रियों की सलाह लेता था। देश रक्षा तथा विदेशों के संबंध में राज्य के आय के साथ साथ साधन किसी भी कार्य के समय तथा स्थान का निर्धारण, आपके आकस्मिक आपत्तियों के लिए व्यवस्था करना तथा कार्य सिद्ध अर्थात शासन के सुचारू रीति से चलाना। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई भागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग जो था एक अध्यक्ष होता था जिसे अमात्य कहा जाता था। देखिए अमात्य वाला चीज़, ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत, यही तो बोल रही हूँ। अगर थ्योरी अगर आप लोग एक एक पॉइंट अगर आप लोग ध्यान से देखते चलते हैं ना, तो 1 नंबर का और जो 2 नंबर का क्वेश्चन बन करके आता है ना, यहीं से आता है, ठीक है। अगर आप लोग स्टोरी के जैसे अगर आप लोग रिवाइज करते चलेंगे ना, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। यहीं के लिए नहीं, CTET के लिए भी है, आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अमात्य राजा बोला, अमात्य कहलाता था। इनका कार्य जो था कर वसूलना। अमात्य जो होते थे उनका कार्य था कर वसूलना। सेना का संचालन सम्राट स्वयं करता था। सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति होता था। चंद्रगुप्त की सेना जो थी चतुरंगड़ी थी। क्या थी? चतुरंगड़ी, जिससे हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक सम्मिलित थे। उनके पास एक जल सेना भी थी। सेना का प्रबंध एक मंडल करता था। इस मंडल में कुल 30 सदस्य होते थे। एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और आपके आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाती थी। इसके अलावा गुप्तचरों की व्यवस्था की जाती थी। ये लोग राज्य के कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते थे और लोगों के विचारों से सम्राट को अवगत कराते थे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में न्याय की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सम्राट स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। नगरों के न्यायाधीश जो होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? तो व्यवहारिक महामात्र। और जनपदों के न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? तो राजुक बोला जाता था। दीवानी अदालतों को धर्मस्थ बोला जाता था और फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन कहा जाता था। क्या? नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महापात्र, जनपद के न्यायाधीश को राजूक, दीवानी अदालतों को धर्मस्थ और फौजदारी अदालतों को आपकी कंटक शोधन कहा जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर था। अपराध की गंभीरता के अनुसार धिक्कार, बंधन, अंग भंग, निर्वासन अथवा मृत्यु दंड भी दिया जाता था। मतलब वहाँ पे जो दंड व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा मतलब कठोर थी, ठीक है। एक तांत्रिक राजा रहता था, मतलब राजा का शासन चलता था, वहाँ पे जनता की नहीं सुनी जाती थी। चंद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी करे हैं। उसने यातायात की सुविधा के लिए मार्गों का निर्माण करवाया था। उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था भी रखी थी। सिंचाई की सुविधा के लिए झीलों तथा सरोवरों का निर्माण भी करवाया था। उसने अनेक चिकित्सालय खुलवाए थे जिसमें शिक्षा की समुचित व्यवस्था उसने अपने साम्राज्य में कर रखी थी। मतलब इतने अच्छे कार्य भी उसने करे हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त का शासन जो था अत्यंत सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित था। ये आपके DLED में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
चंद्रगुप्त का शासन क्या है? तो चंद्रगुप्त का शासन जो है सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित था, अतः सेना तथा शासन पर उसे अधिक धन व्यय करना पड़ता था। गांव से धन प्राप्त करने के दो साधन थे, भाग तथा बलि, जो भूमि की उपज का छठा भाग माना जाता था। भूमिकर एकत्रित करने के लिए पदाधिकारी अग्रम कहलाते थे। दार्शनिकों, विद्वानों, वृद्धों, रोगियों, आपदाग्रस्तों तथा अपाहिजों की भी सहायता आपके राजकीय कोष से की जाती थी। देखिए, जो पदाधिकारी होते थे उन्हें अग्रम कहा जाता था। जो भूमिकर एकत्रित करने वाले पदाधिकारी होते थे उन्हें अग्रम कहा जाता था। जो आपकी सेना तथा शासन, उसे अधिक धन व्यय करना पड़ता था। गांव से जो धन प्राप्त करने के दो साधन होते थे उसे क्या बोला जाता था? भाग तथा बलि। और ये जो है ना, आपके सीटेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, समझे आप लोग? इसीलिए बोलती हूँ, अगर आप लोग का थ्योरी कंप्लीट है ना, तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लोग का जो होता है ना, नींव मजबूत है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है भाग तथा जो आपके कर प्राप्त जो आपके धन प्राप्त करने के दो साधन होते थे उन्हें भाग तथा बलि बोला जाता था, जो भूमि की उपज का छठा भाग होता था। भूमिकर जो एकत्रित करने वाले पदाधिकारी होते थे उन्हें अग्रम कहा जाता था। दार्शनिकों, विद्वानों, वृद्धों, रोगियों, आपदाग्रस्तों तथा अपाहिजों की भी सहायता इनके राजकीय कोष से की जाती थी। अच्छा, प्रांतीय शासन भी होता था। तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, अतएव शासन की सुविधा के लिए उसने साम्राज्य के कई भागों में प्रांतों में विभक्त कर रखा था। प्रत्येक प्रांत कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। प्रांतों का प्रबंध सम्राट अपने महामात्रों की सहायता से स्वयं करता था। दूरस्थ प्रांतों के लिए राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके, साम्राज्य इनका अत्यंत विशाल रहा, अतएव शासन की सुविधा के लिए इन्होंने साम्राज्य के कई भागों में विभक्त कर रखा था। प्रत्येक प्रांत में, मतलब प्रत्येक राज्य में कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। प्रांतों का जो प्रबंध सम्राट अपने महापात्रों की सहायता से स्वयं करते थे। दूरस्थ प्रांतों के लिए इन्होंने राजकुमारों को भी नियुक्त कर रखा था। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, अगर आप धीरे धीरे अगर आप लोग एक एक टॉपिक मेरे साथ मतलब देखते चलते हैं ना, तो आप लोग का यहाँ से क्लियर करेंगे, आप लोग के हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा होगा, और हाँ, अगर बढ़िया लगे ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।